नमस्कार, डीवीआसीवाल क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपनी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी विषय की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जो पूर्णतः एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में 66 यूनिट है और इन यूनिट को मैंने 6 पार्ट में बांट रखा है। और आज की अपना ये अंतिम क्लास है भौतिक भूगोल की, तो मैंने ये 6 पार्ट में बांट रखा है और आज ये अपनी अंतिम क्लास है ये भौतिक भूगोल की। और कल से हम भारत का भूगोल चालू कर देंगे। तो ये कुल मिला के 66 यूनिट है, 16 यूनिट है अपनी कंप्लीट हो जाएगी आज। और फिर भारत का भूगोल है वो 11 यूनिट है, और प्रायोगिक भूगोल है वो 11 यूनिट, मानव भूगोल 19 यूनिट, आर्थिक भूगोल 5 यूनिट और राजस्थान का भूगोल 4 यूनिट। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। और दोस्तों जो कमी बेसी रहेगी नहीं इसमें, इस भौतिक भूगोल में, तो एक वीडियो में और डाल दूंगा, शाम को डाल दूंगा 5-4 दिन में, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। आप देख लेना। आप अगर कोई पर्सन छूट भी जाए तो ये ऐसा मत करना, ऐसा मत सोचना कि सर ने छोड़ दिया है या क्या हुआ है। तो छूट भी गया है ना तो मैं देख लूँगा उसे वापस, और एक क्लास और ला दूंगा बीच में, शाम को ऐसे डाल दूंगा मैं। तो कल से हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो आज की ये अंतिम क्लास है अपनी। तो 33 क्लास अपनी हो चुकी है और 34वीं क्लास है ये। और भौतिक भूगोल यूनिट 6 से यूनिट 16 के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 21 यूनिट में मैंने 5 यूनिट कंप्लीट करा रखी है। आपने अगर नहीं देखी है तो उनको जरूर देखना है। और अपना 2022 का जो पेपर भी मैंने हल करवा रखा है, 4 वीडियो डाल रखे हैं 25-25% के, तो उनको भी आपको देखना है। और जीके के लिए मैंने कल बेसिक जानकारी के लिए अपना जो प्लान है छोटा सा, मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना है। वो भी 25% जीके के लिए आपको क्या पढ़ना है मैंने सारा कुछ बता दिया है उसमें। तो ज़रूर आपको वो वीडियो भी आपको देखना है। तो आज का ये प्रश्न संख्या 65 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में ऑर्गन, और ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लगभग 78%। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 66। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सत्य कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए में ये गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है, ऑप्शन बी में जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, और ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड ने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। तो तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका सही है। तो अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली प्रावेगिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है? दोस्तों बहुत पुराना प्रश्न है ये, कक्षा 7-8 में भी पूछते थे, एग्जाम में आता था ये, फेवरेट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में ओजोन, ऑप्शन सी में ऑर्गन, ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। तो ओजोन गैस है वो पृथ्वी जो सूर्य की प्रावेगिक किरणें उनको अवशोषित करती है, नहीं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पृथ्वी का। अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 68। निम्न में से सर्वाधिक उच्चतम तापमान कौन से स्थान पर दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन ए में साइबेरिया में, ऑप्शन बी में अल अजीजिया जो लीबिया में, और ऑप्शन सी में इराक, और ऑप्शन डी में उत्तरी कैलिफोर्निया। तो अल अजीजिया के अंदर जो लीबिया में है, ऑप्शन बी इसका सही है। और अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 69। मृदा के विकास में संलग्न मुख्य जलवायुवीय तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन ए में वर्षण, ऑप्शन बी में आर्द्रता, और ऑप्शन सी में तापक्रम। तो तीनों ही है जलवायु तत्व है। तो ऑप्शन डी इसका सही है।
अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 70 है, निम्न में से युग्मित वेदिकाएं व अयुग्मित वेदिकाएं कौन से प्रक्रम से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में नदी अपरदित, ऑप्शन बी में नदी निक्षेपित, और ऑप्शन सी में हिमानी, और ऑप्शन डी में पवन। तो ये नदी अपरदित, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से हिमनद निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी है? ऑप्शन ए में कौल व सुरंग, और ऑप्शन बी में नीलंबी घाटी, और ऑप्शन सी में अरेत। तो तीनों ही कथन, ये चार जो स्थलाकृतियां हैं वो हिमनद निर्मित है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। मैंने काफ़ी प्रश्न करवाए हैं ये हिमनद वाले। नदी निर्मित जो प्रक्रम है ये नदियों से निर्मित है, वायु निर्मित है, तरंग व धाराओं से हैं, पवनों से हैं। तो ये काफ़ी प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है। देखो फर्स्ट ग्रेड में ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो अपने तो 12th लेवल का एग्जाम है लैब असिस्टेंट का, ऐसे ही पूछेंगे इसी में भी। कन्फ्यूज जरूर होते हैं क्योंकि बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, तो इनको एक बार 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 इनका अभ्यास करोगे तो अपने आप ही ये याद आपको हो जाएगी। फिर तो प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना जाता है? तो ऑप्शन ए में 1990, ऑप्शन बी में 1885, और ऑप्शन सी में 1980, और ऑप्शन डी में 1998। तो 1998 डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से जलवाष्प के संदर्भ में सत्य कथन है? तो ऑप्शन ए में जलवाष्प हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% से कम होती है। ऑप्शन बी में विषुवत से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, और ऑप्शन सी में जलवाष्प एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा यह पृथ्वी को न तो अधिक गर्म हो तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है। तो ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी तीनों कथन जलवाष्प के संदर्भ में सत्य हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट है और अच्छा प्रश्न है ये, फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछते हैं इसको। और अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 76, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है? तो ऑप्शन तरुण अवस्था में, ऑप्शन बी में प्रथम प्रौढ़ावस्था में, और ऑप्शन सी में अंतिम प्रौढ़ावस्था, और ऑप्शन डी में वर्धावस्था। तो तरुण अवस्था में यह अधोमुखी या ऊर्ध्वमुखी कटाव होता है। ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 75, तटवर्ती भागों में सागरीय लहरों या तरंगों से बनने वाली निक्षेपित स्थलाकृतियां कौन सी है? तो ऑप्शन ए में पुलिन व स्पीट, और ऑप्शन बी में लैंगून, और ऑप्शन सी में रोधिका, और ऑप्शन डी में। तो ये चारों ही सागरीय लहरों से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए दोस्तों, कोई प्रश्न छूट भी गया है ना तो मैं एक क्लास और ला दूंगा, एक क्लास और लगा दूंगा मैं। जैसे ही मैं 5-4 दिन में शाम को या कभी भी एक क्लास और लगा दूंगा। तो ये भौतिक भूगोल से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, एनसीईआरटी से कुछ छोड़ूंगा नहीं और बाहर से कुछ लूंगा नहीं। ये आप बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस बार बार आप अभ्यास करते रहिए। बस यहाँ मैं तो 8-10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, सुबह 7 बजे या 8 बजे मैं अपलोड कर देता हूँ। बस आपको देखना है बार बार आप। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है डीवीएसवाल क्लासेस के नाम से, और वीडियो में लिंक भी दे रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो ये पीडीएफ वहीं मैं भेजता हूँ, तो वहीं डालता हूँ, तो वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। बार बार इनको देखना, अभ्यास करना, अपने आप याद हो जाएंगे ये। तो अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 76, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में समताप मंडल, ऑप्शन बी में सौर मंडल, और ऑप्शन सी में मध्य मंडल, और ऑप्शन डी में आयन मंडल। तो दोस्तों सदाबहार प्रश्न है ये। ऑप्शन बी
सौरमंडल। अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 77। कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं जलवायु लक्षण किस जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करते हैं? दोस्तों मैंने कम से कम 7 या 8 ये कोपेन की जलवायु के जो प्रकार है मैंने 7-8 प्रश्न करवा दिए हैं। ये मुख्य मुख्य यही प्रश्न है आने वाले, तो मैं 7-8 प्रश्न आपको करवा दिए, तो बार बार आपको इनको देखना है। कोपेन का पिछली बार भी आया हुआ और इस टॉपिक से यही प्रश्न बनने और भी मैंने काफी करवा दिए इनके जो समूह वगैरह जलवायु के वो भी करवा दिए हैं। तो ऑप्शन ए में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एफ जलवायु जिसे एफ से इंगित करते हैं, और ऑप्शन बी में उष्ण कटिबंधीय मानसून जिन्हें एम शब्दों से इंगित करते हैं, और ऑप्शन सी में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जिसे एडब्ल्यू से इंगित करते हैं, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये ए एफ ए एम ए डब्ल्यू ये शब्द भी दे देते हैं कि ए एम से कौन सी जलवायु को इंगित किया जाता है, तो ये ऑप्शन दे देते हैं ऐसे। तो तभी मैं ये जो अक्षर है तभी मैं ये इनको दर्शा रहा हूँ यहाँ। तो ऑप्शन ए इसका सही है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लक्षण है ये। एक प्रश्न जरूर आएगा इसमें से। कोपेन की जलवायु में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में सब में ये पूछते हैं। तो भौतिक भूगोल का आज का अंतिम प्रश्न, और भौतिक भूगोल अपनी कंप्लीट है। तो प्रश्न संख्या 78। महाद्वीपीय डाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। तो ऑप्शन ए में 20 से 200 मीटर, ऑप्शन बी में 100 से 200 मीटर, ऑप्शन सी में 200 से 2000 मीटर, ऑप्शन डी में 1000 से 2000 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो दोस्तों आज ये अपनी भौतिक भूगोल कंप्लीट है, और कल से भारत का भूगोल चालू कर दूंगा मैं। तो अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी जरूर करना है। तो मिलते हैं कल एक नए सब्जेक्ट के साथ, भारत के भूगोल के साथ। और कल भारत के भूगोल की पहली क्लास, और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये भारत का भूगोल भी। 18-20 परसेंट आएंगे, 20% कम से कम आप भारत के भूगोल से देख लेना आप। तो भारत का भूगोल भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो कल से भारत का भूगोल की पहली क्लास, और इसमें से जो कमी है मैंने आपको बताई दी है। मैं वीडियो एक और आप डाल दूंगा, मैं देख लूंगा एक बार जो भी प्रश्न बनने लायक होंगे भौतिक भूगोल में तो उनको और डाल दूंगा। क्या दिक्कत है, ये क्लास और हो जाएगी अपनी। ये सुबह डालता हूँ तो ये शाम को डाल दूंगा मैं, तो कभी वैसी कुछ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। बस मैं मेहनत तो आपके लिए कर रहा हूँ, आपको भी पता ही है। तो कमेंट जरूर करना, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।